हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक लेके आ गए हैं, जहां पर हम लोग आज बात करने वाले हैं कि क्रिस्टल्स, जो 7 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ ब्रेविस लैटिस को भी साथ साथ डिफाइन और डिस्कस करेंगे। तो आइए, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना ही यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा मार्कर तो मेरे जेब में ही रहता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ चार्ट दिया गया है जहाँ पर आपको बताया गया है 7 टाइप के क्रिस्टल्स के बारे में, ठीक है। और उसके साथ साथ ब्रेविस लैटिस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है ब्रेविस लैटिस, ठीक है। तो देखो भाई, क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं, देखो बहुत सारे बच्चे के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि सर आप जो पढ़ाए थे इससे पहले जितना भी टर्म आपने पढ़ाया है, जैसे यूनिट सेल पढ़ाया, तो वो यूनिट सेल सर क्यूबिक ही हो सकता है क्या? कोई और नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। एक यूनिट सेल सिर्फ क्यूबिक आकार का नहीं होता है, उसके साथ साथ क्यूबिक के साथ साथ टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक टाइप के भी होते हैं, है ना। जैसे मैं ही नहीं, और भी टीचर्स से आप पढ़े होंगे तो स्टार्टिंग में क्यूब के तरह ही वो बना रहे होंगे। और ज़्यादातर क्या पूरी तरह से अगर सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो यूनिट सेल बनाया जाएगा वो कुछ इस प्रकार से ही बनाया जाएगा, ये क्यूब के आकार का, क्यूब टाइप का, इस तरह से। तो बहुत सारे बच्चे के मन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ पर जो यूनिट सेल होता है क्या उसका आकार क्यूब के तरह ही होता है सिर्फ? तो ऐसा नहीं है। यूनिट सेल बहुत प्रकार के हो सकते हैं, क्यूबिक भी हो सकते हैं, टेट्रागोनल भी हो सकते हैं, ऑर्थोरोम्बिक भी हो सकते हैं, हेक्सागोनल भी हो सकते हैं, रोम्बोहेड्रल और उसके साथ मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक भी हो सकते हैं। इनका आकार अलग अलग होता है। ये क्यूबिक का आकार कुछ इस तरह से होता है, टेट्रागोनल का आकार कुछ अलग ढंग से होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो यूनिट सेल है वो सिर्फ क्यूबिक ही हो, है ना, वो और सारे इनके जैसे भी हो सकते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स लोगों के माइंड में रहता है, मैं उसको निकाल दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई, अगर आपका क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक है, अगर आपका जो क्रिस्टल है, अगर आपका जो यूनिट सेल है वो अगर क्यूबिक टाइप का है, तो इसका मतलब है कि उसमें, है ना। पहले मैं एक और बात मैं बता दूं, पहले मैं ऊपर का जो यहाँ पर पॉइंट लिखा गया वो मैं डिस्कस करता हूँ। ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट में पहले क्रिस्टल सिस्टम है, उसके बाद पॉसिबल वेरिएशंस है। पॉसिबल वेरिएशंस क्या होते हैं बताता हूँ। उसके साथ साथ एज लेंथ है, जिसको एक्सियल लेंथ भी बोलते हैं। दो लैटिस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को एज लेंथ या एक्सियल लेंथ बोलते हैं। उसके बाद जो है एक्सियल एंगल्स हैं, कि उसके बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो, और उसके बाद कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको डिस्कस करूंगा। तो जो क्यूबिक टाइप के यूनिट सेल होते हैं, है ना, जो क्यूबिक टाइप के यूनिट सेल होते हैं वो जो है एससीसी भी हो सकते हैं, यानी सिंपल क्यूबिक भी हो सकते हैं। आपको पढ़ाया ना कि यूनिट सेल 4 तरह के हो सकते हैं। एक हम लोग का हो गया एकदम प्रिमिटिव टाइप का, जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है। उसके साथ साथ फेस सेंटर्ड होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है, उसके साथ साथ इंड सेंटर्ड। तो यूनिट सेल 4 तरह के हो सकते हैं। तो अगर क्यूबिक यूनिट सेल है हम लोगों का एक तरह से, तो उसमें 3 तरह के यूनिट सेल पाए जा सकते हैं। यानी अगर हम लोगों का यूनिट सेल क्यूबिक हुआ तो उसमें 3 तरह के यूनिट सेल आपको मिलेंगे। एक सिंपल क्यूबिक सेल हो सकता है, उसके साथ साथ बॉडी सेंटर्ड में भी आपको मिल जाएगा और फेस सेंटर्ड भी मिल जाएगा। आपको इंड सेंटर्ड नहीं मिलेगा। आपको क्यूबिक में, आपका यूनिट सेल अगर क्यूबिक तरह का है तो उसमें आपको क्या नहीं मिलेगा, उसमें आपको इंड सेंटर्ड वाला यूनिट सेल नहीं देखने को मिलेगा। यानी जो लैटिस पॉइंट होंगे वो एकदम कॉर्नर पे होंगे, बॉडी पर होंगे, फेस पे भी होंगे, लेकिन 2 अपोजिट फेसेस पे आपको लैटिस पॉइंट नहीं देखने को मिलेंगे। क्यूबिक तरह का अगर होगा, जिसमें 3 तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। और यही एक तरह से क्या हो गया, ब्रेविस लैटिस हो गया। मैं बताता हूँ, अभी बहुत सारे बच्चों को बातें समझ में नहीं आ रही होंगी। पूरा लेक्चर देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा, आपको समझ में डेफिनेटली आ ही जाएगा। तो क्यूबिक में 3 तरह के पॉसिबल्स पाए जा सकते हैं। एससीसी यानी सिंपल क्यूबिक सेल पाए जाएंगे, है ना।
और बहुत बार एग्जाम में ना पीयूसी तरह का यूनिट सेल आ गया है, पीयूसी। तो भाई ये भी एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है ना, ये प्रिमिटिव, यू से यूनिट और सी से सेल, थोड़ा घुमा दिया जाता है तो आप समझ जाया करो, ठीक है। तो इसमें इसके एज लेंथ की बात करें तो एज लेंथ भाई तीनों बराबर होता है, ए बी सी तीनों बराबर होते हैं, है ना। जैसे ये हो लोग, जैसे ये लेटाइस पॉइंट है, सपोज दिस इज अ लेटाइस पॉइंट। आपको आई थिंक बैकग्राउंड में पंखा चल रहा है ना, तो थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा, गर्मी का सीज़न आ चुका है। तो देखो भाई ये लेटाइस पॉइंट है, तो ये ए लेटाइस पॉइंट है और सपोज ये बी लेटाइस पॉइंट है। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, ए लेटाइस पॉइंट से बी लेटाइस पॉइंट का डिस्टेंस को ही हम एज लेंथ बोलते हैं, या इसी को एक्सियल डिस्टेंस बोलते हैं। तो इसमें जो है ना ए बी सी तीनों का जो लेंथ है वो बराबर होता है। सपोज ये ए है, ये बी है और ये मान लो भाई सी है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 1 पिकोमीटर हुआ तो बी से सी का भी डिस्टेंस 1 पिकोमीटर ही होगा। समझ में आया? तो सभी का ए बी सी तीनों का लेंथ जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। क्यूबिक में, क्यूबिक की बात कर रहा हूँ। और एक्सियल एंगल की बात करोगे तो अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री होते हैं, है ना। अल्फा बीटा गामा यहाँ पर जो एंगल बनेंगे सारे 90 डिग्री होते हैं। अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री होते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अल्फा बीटा गामा एंगल किनके किनके बीच में बन रहा होता है। और अगर एग्जाम्पल देखोगे तो सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, आयरन, जेडएनएस, जिंक सल्फाइड, ये सारा इसका एग्जाम्पल हो गया। देखो भाई ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको बस एनालिसिस करना है, देखना है, समझना है, रटना नहीं है। इससे क्वेश्चंस वगैरह आते नहीं है, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। शायद ही कभी क्वेश्चंस जेईई या नीट में पूछ लिए जाते हैं, और बोर्ड में तो ये नहीं ही आएगा, कंफर्म है, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल नहीं, बस इसको आप एनालिसिस करो, समझो। टेट्रागोनल तरह का अगर क्रिस्टल सिस्टम रहेगा तो उसमें दो ही तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं, उसमें दो ही तरह के यूनिट सेल आपको मिलेंगे, एक सिंपल क्यूबिक सेल वाला और एक बॉडी सेंटर। यानी एक सिंपल क्यूबिक है, यानी जो लेटाइस पॉइंट होंगे उसके कॉर्नर्स पे ही होंगे, और बॉडी सेंटर्ड में बोले तो उसके बॉडी में होंगे, ठीक है। तो हमारे टेट्रागोनल में दो ही तरह के पॉसिबल्स हो सकते हैं, वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, एक एससीसी और एक बीसीसी, ठीक है। थोड़ा आप लेक्चर को थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि इसमें नॉर्मल बातें सभी को समझ में आ ही जाएंगी। एज लेंथ की बात करोगे तो ए बी इक्वल होता है, लेकिन बी सी इक्वल नहीं होता है। समझ में आया? यहाँ पर एक एज लेंथ जो है बराबर नहीं होता है। एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा तीनों 90 के बराबर होते हैं। इसमें एग्जाम्पल बात करोगे तो TiO2, SnO2, MnO2 और NH4Br हो जाता है, ठीक है। अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड, ये बात होती है। ऑर्थोरोम्बिक में बात करोगे तो 4 तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं, और यहां से शायद क्वेश्चन फंस सकता है। ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जो चारों तरह के वेरिएशंस दिखा सकता है। यूनिट सेल 4 तरह के होते हैं, और चारों तरह का यूनिट सेल आपको ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में पाया जाएगा। यानी ऑर्थोरोम्बिक जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसमें चारों तरह के यूनिट सेल आपको पाए जाएंगे। एससीसी वाला, बीसीसी वाला, एफसीसी और ईसीसी, चारों तरह के आपको क्रिस्टल सिस्टम पाए जाएंगे कंप्लीटली, ठीक है। और लेकिन अगर इसकी एज लेंथ की बात करोगे तो कोई बराबर नहीं होता, ए बी सी तीनों बराबर नहीं होते। और एंगल्स की बात करोगे, एक्सियल एंगल्स की, तो अल्फा बीटा गामा तीनों 90 के इक्वल होता है। एग्जाम्पल्स की बात करोगे तो कैल्शियम सल्फेट, पोटासियम नाइट्रेट, रोम्बिक सल्फर, ये सारा एग्जाम्पल हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक का। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3rd नंबर जो ऑर्थोरोम्बिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम होता है जिसमें सारे वेरिएशंस आ जाते हैं, ठीक है। इसमें सारे वेरिएशंस आपको दिखने को मिल जाएंगे, सारे यूनिट सेल इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। बढ़िया। हेक्सागोनल में सिर्फ एक ही तरह का मिलेगा, एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल, यानी जिसके कॉर्नर्स पे ही आपको 8 लैटिस पॉइंट मिलेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे, तो वो एससीसी होगा, सिंपल क्यूबिक सेल। और इसमें एक ही तरह का वेरिएशन देखने को मिलेगा हेक्सागोनल में। और इसमें एज लेंथ की बात करोगे तो ए बी तो इक्वल आपको मिलेगा, लेकिन बी और सी इक्वल नहीं होगा। और इसमें बात करोगे तो अल्फा बीटा जो है वो 90 के इक्वल होता है, लेकिन गामा जो है 120 होता है। क्या बोला मैंने? अल्फा बीटा ये 90 के इक्वल आपको मिलेगा, बट आपको गामा 90 के इक्वल नहीं मिलेगा, वो 120 मिलेगा आपको,
ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल है इसका ZNO, जिंक ऑक्साइड, CDS और ग्रेफाइट, ये सारा इसका पॉपुलर एग्जाम्पल्स है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं रोम्बोहाइड्रल। देखो रोम्बोहाइड्रल में भी पॉसिबल आपको एक ही दिखेगा, आपको उसमें एक ही तरह के यूनिट सेल देखने को मिलेंगे, दैट इज हम लोगों का सिंपल क्यूबिक सेल। उसके अलावा नहीं देखने को मिलेगा, उसके अलावा आप नहीं देख सकते, एक ही मिलेगा। ABC तीनों जो है आपको इक्वल देखने को मिलेगा रोम्बोहाइड्रल में। लेकिन अगर आप एंगल्स की बात करोगे, इसके एक्सियल एंगल्स की, तो अल्फा बीटा गामा जो है तीनों 90 के इक्वल नहीं होगा, तीनों 90 के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल HGS जिसको सिनेबार बोलते हैं, बिस्मथ हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, पोटासियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, ये जो है हम लोगों का पॉपुलर एग्जाम्पल है रोम्बोहाइड्रल का। मोनोक्लिनिक में देखिए दो ही वेरिएशंस मिलेंगे आपको, SCC वाला और इंड सेंटर। देखिए एक और बात आपको, देखो इंड सेंटर्ड की बात करोगे ना, ये भी इस तरह का भी वैसे क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से बहुत ही कम आते हैं, लेकिन अगर आ गया तो या तो ऑर्थोरोम्बिक में से आ जाएगा कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें यूनिट सेल, सारे यूनिट सेल उसमें आ जाते हैं, तो ये ऑर्थोरोम्बिक वाला में जिसमें चारों तरह के आ जाते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, वो क्या है कि कौन सा ऐसा दो क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें इंड सेंटर्ड यूनिट सेल पाए जाते हैं। क्या बोला मैंने, कौन से ऐसे दो क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल पाए जाते हैं। तो आप ध्यान दो, इंड सेंटर्ड तो एक तो ऑर्थोरोम्बिक में आपको मिलेगा यहाँ पे, और दूसरा आपको मोनोक्लिनिक में मिलता है और कहीं नहीं मिलता, दो जगह। एक मोनोक्लिनिक में ECC यानी इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और एक ऑर्थोरोम्बिक में ECC यानी इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, तो दो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ना अगर पूछ भी लिया जाए, खैर तो यहाँ क्वेश्चन बनते नहीं यहाँ से, लेकिन अगर बन जाए तो यही दो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सारे वेरिएशंस आ जाते हैं यूनिट सेल के, तो ऑर्थोरोम्बिक, और कौन सा ऐसा दो क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल आते हैं। तो एक ऑर्थोरोम्बिक में तो पूरा आ गया, तो ये तो होगा ही, और उसके साथ साथ मोनोक्लिनिक में भी। ठीक है, मोनोक्लिनिक में ECC यानी इंड सेंटर्ड आता है। और अगर बात करोगे तो इसमें भी एज लेंथ की बात करोगे तो तीनों बराबर नहीं होते हैं, है ना। अल्फा और गामा जो है 90 के इक्वल होता है, बट बीटा जो है 120 के इक्वल नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ, है ना। और इसमें बहुत एग्जाम्पल आपको, बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे शुगर खाते हैं डेली, है ना, चीनी में और सारे चीज़ में, मतलब अधिकतर चीज़ में शुगर होता है, बिस्किट में, तो वही शुगर की बात मैं कर रहा हूँ, आप कोई और मत समझ लेना। शुगर हो गया, सल्फर हो गया, बोरैक्स हो गया, ये सारा एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक का। बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें ट्राइक्लिनिक की, तो ट्राइक्लिनिक में भी एक ही तरह का आपको पॉसिबल्स मिलेगा वेरिएशंस, दैट इज SCC सिंपल क्यूबिक सेल। और इसमें भी भाई एज लेंथ बराबर नहीं होती है, और इसमें तो भाई एक्सियल एंगल्स तो बराबर ही नहीं होता, एक दूसरे का बिल्कुल बराबर नहीं होता, कोई बराबर नहीं। अल्फा बीटा गामा जो है तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। जैसे आप इसमें बात करो तो ब्लू विट्रॉल हो गया, ब्लू विट्रॉल, CuSO4.5H2O, है ना, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, और यहाँ पे K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, उसके साथ साथ H3BO3, ये सारा जो आपको दिख रहा है ये सारा ट्राइक्लिनिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो भाई यही दो से अगर आएंगे भी तो यही दो से क्वेश्चन आएंगे, अन्यथा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम पानी वगैरह पी लेते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, तो बहुत अच्छी बातें आपको बताई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, या वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, आपका मन। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं, ये सारा चीज़ तो आपको समझ आ ही गया होगा, नॉर्मल बातें आज हमने आपके साथ की है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, और उसी को Z इफेक्टिव नंबर बोलते हैं। अब हम आपको यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं उस एटम को गिनना सिखाएंगे, कैसे भाई फाइंड किया जाता है, और उसी को Z इफेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Z इफेक्टिव, जिसको Z और EFF से दिखाते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्या बकवास पढ़ा रहे हो सर, क्या बकवास पढ़ा रहे हो सर, आप ही बताए थे कि एक यूनिट सेल जो होता है सर वो ऐसे बनता है,
हाँ हाँ ऐसे बनता है, बहुत बढ़िया। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। इसको इसके साथ मिला दो, है ना, ये सारे मिल गए। और इसको इसके साथ मिला दो सर, है ना, और यहाँ इसके साथ मिला दो आप, तो एक सर यूनिट सेल बन गया। और आपको भी पता है सर, और आप ही बताए थे सर कि आप देख रहे हो ये जो है ये लेटाइस पॉइंट है, यहाँ पर एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं सर। तो आप देखो कॉर्नर्स पर कितने एटम्स आपको दिख रहे हैं सर, तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स आपको दिख रहे हैं सर। तो 8 एटम्स तो हम फाइंड कर लिए, तो आप क्या फाइंड करना सिखाओगे सर? ये तो बहुत ईजी चीज़ है। इतना भी आसान नहीं है ना, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इतना आसान रहता तो भाई क्यों पढ़ते, ये सारी चीज़ों को नहीं पढ़ते डायरेक्ट। हाँ भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स है, बात खत्म। क्या कोई जेड इफेक्टिव नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना। तो इतना भी इजी नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं बताता हूँ। देखो इतना इजी रहता तो भाई हमको कैलकुलेशन जो है एटम्स का यूनिट सेल में डायरेक्ट देखते ही पता हो जाता है कि इसमें 8 है। अगर बॉडी सेंटर में करो तो 8 उधर हो गए, एक बॉडी पर हो गया, 9 हो गया। फेस सेंटर में करो तो 8 कॉर्नर्स पर हो गए और 6 फेसेस पे हो गए, 8 6 14 हो गया। तो इतना इजी नहीं है एटम्स को निकालना, इसमें भी कुछ कुछ बातें हैं। जैसे देखिए आप रूम में, अगर आप अपने रूम में आप देखोगे तो आपको कॉर्नर नज़र आ रहा होगा, एक कॉर्नर नज़र आ रहा होगा, मेरे को नज़र आ रहा है, आपको तो सिर्फ बोर्ड ही नज़र आ रहा होगा, मेरे को कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो वो कॉर्नर को देखो, वो कॉर्नर कितने से कनेक्टेड है, यानी कितने से शेयर में है। ये वाला वॉल से शेयर में है, इधर वाला वॉल से शेयर में है, पीछे वाले वॉल से शेयर में है, उसके बगल वाले वॉल से शेयर में, इधर नीचे से 4 हो गया और उसके ऊपर से भी 4 में है। आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं बताता हूँ। देखो भाई देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो। सपोज यहाँ पे ये कॉर्नर है, ठीक है, ये कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर ये वाले रूम से थोड़ा शेयर में है, उसके जस्ट बगल वाले रूम से थोड़ा शेयर में है, उसके जस्ट आगे वाले रूम से थोड़ा शेयर में है ये कॉर्नर, फिर उसके जस्ट बगल वाले रूम से शेयर में है ये। तो नीचे से 4 रूम से ये कॉर्नर शेयर में है ना भाई। तो क्या इसके ऊपर रूम नहीं बन सकता? जरूर बन सकता है। तो इसके ऊपर रूम बना दो, इसके ऊपर रूम बना दिया तो एक ये रूम से शेयर में आ जाएगा, एक इसके सामने वाले रूम से शेयर में आ जाएगा, एक इसके जस्ट बगल वाले रूम से शेयर में आ जाएगा, और इसके एक और ये बगल वाले रूम से शेयर में आ जाएगा। तो ये जो कॉर्नर है और ये जो कॉर्नर है, तो भाई ये दोनों जो है ना 8 रूम से शेयर में है। कितने रूम से शेयर में है? 8 रूम से शेयर में है। ये वाला कॉर्नर, ये तो आगे पीछे दाएं बाएं से आपको तो दिख रहा है कि 4 रूम से नीचे शेयर, 1 2 3 4। फिर अगर ये ऊपर में आ जाए तो ये 5 6 7 8 से शेयर में आ जाएगा। जैसे अगर आपको बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया तो उनके लिए मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे खुश हो गए, सर सच में पिज़्ज़ा मांगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। सर के पास इतना पैसा नहीं है कि इतने सारे बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मैं मंगवा दूँ। अगर हाँ उतने सारे पैसे आएंगे तो सबको घर पे डिलीवरी करवा दूंगा। देखो भाई, एक पिज़्ज़ा मंगवाता हूँ और पिज़्ज़ा को बना देता हूँ ड्रो। ये सपोज एक एटम है और यहाँ पर जो एक एटम होता है ना, वो यहाँ पर जो एटम होते हैं, जैसे ये एक लेटाइस पॉइंट, ये एक लेटाइस पॉइंट को मैं यहाँ ले गया और ये एक पिज़्ज़ा है समझ लो। इसको 8 टुकड़ों में डिवाइड करो। 1 4 हुआ, अब 6 हो गया, अब 8 हो गया। तो हमारे जो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं ना, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर आप जो दिख रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि यह जो यूनिट सेल होता है वो पूरे सॉलिड में एक ही यूनिट सेल होता है, ऐसा तो नहीं है। जैसे अगर हम घर की बात कर रहे थे तो घर में बहुत सारे ईंट लगे हुए हैं, क्या घर एक ही ईंट से मिलके बना हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। घर में बहुत सारे ईंटें लगी हुई हैं। उसी तरह से हमारा जो सॉलिड होता है वो एक ही यूनिट सेल से मिलके बना होता है क्या? नहीं, बहुत सारे यूनिट सेल से मिलके बने होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी यूनिट सेल होंगे, इसका मतलब हुआ इधर भी यूनिट सेल होंगे, इसका मतलब हुआ ऊपर भी यूनिट सेल होंगे,
तो इसका मतलब है कि अगर हम इस वाले यूनिट सेल की बात करेंगे तो ये जो यूनिट सेल हमारा इस वाले यूनिट सेल की बात करेंगे, और पर्सनल में ये इस लेटाइस पॉइंट की बात करूंगा, तो ये जो लेटाइस पॉइंट होता है इसका कंट्रीब्यूशन इस वाले यूनिट सेल में 1/8 ही होता है। जैसे पिज्ज़ा एक में मंगाया, मैं 1 पीस पिज्ज़ा मंगाया पूरा बड़ा, और 8 यहाँ पर बच्चे हैं, मेरे को एक एक टुकड़ा देना है सबको, तो सभी के हिस्से में कितने पीस जाएंगे? एक एक पीस जाएंगे। और मैं कहूँगा कि इस पिज़्ज़ा का वो कितना भाग लिए हैं, तो भाई सब क्या बोलेंगे, सर इस बड़े से पिज़्ज़ा का हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 है। मैंने तो 1/8 पार्ट लिया है, क्योंकि ये जो एक पिज़्ज़ा है इसमें 8 भाग आपको दिख रहे हैं, और एक स्टूडेंट यानी 8 स्टूडेंट थे, 8वें स्टूडेंट में मैंने एक एक पीस बांट दिया। और वो एक स्टूडेंट से मैं पूछूंगा कि इस बड़े से पिज़्ज़ा का तुम कितना भाग खा रहे हो, तो वो बोलेगा सर मैं तो 1/8 पार्ट खा रहा हूँ। वही बात यहाँ पर है कि हमारा जो ये यूनिट सेल आपको दिख रहा है, इस यूनिट सेल में यहाँ जो लेटाइस पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये लेटाइस पॉइंट जो है इस वाले यूनिट सेल में 1/8 पार्ट ही कवर करता है। समझ में आ गया? और सारे जो बचे हुए भाग होते हैं वो अगल बगल पीछे ऊपर नीचे के जो यूनिट सेल होते हैं, और सारा भाग उसमें कंट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो एक जो एटम होता है, एक जो लेटाइस पॉइंट होते हैं, उसके 8 भाग को डिवाइड, यानी 8 भाग होते हैं। थोड़ा भाग इस वाले यूनिट सेल में, थोड़ा भाग उस वाले यूनिट सेल में, थोड़ा भाग आगे वाले यूनिट सेल में, थोड़ा भाग उस उधर वाले यूनिट सेल में, थोड़ा भाग इधर उधर, मतलब 8 यूनिट सेल कवर करता है वो एक लेटाइस पॉइंट को, वो एक एटम को। समझ में आ गया समझ में? ओ भाई जोर से बोलना पड़ता है, मेरे को पानी पीना पड़ेगा। आ गया होगा समझ में? नॉर्मल सी बात है कि हमारा जो यूनिट सेल में लेटाइस पॉइंट होता है वो इस वाले यूनिट सेल में 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, है ना? पहले मेरा ये टी शर्ट हुआ करता था, अब मैं इससे पोंछता हूँ बोर्ड, है ना? तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि जो यूनिट सेल होते हैं उसका जो लेटाइस पॉइंट होता है उनका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में 1/8 होता है। ठीक है, तो मैं एक यूनिट सेल बनाता हूं इस तरीके से, एक छोटा सा ही बना लेता हूं ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। एक यहाँ यूनिट सेल, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। 8 यहाँ पर लेटाइस पॉइंट दिख रहे हैं आपको। यहाँ का कंट्रीब्यूशन 1/8। कहीं का भी आप कंट्रीब्यूशन देख लें तो पूरा यूनिट सेल, एक यूनिट सेल की बात करेंगे तो सारे एटम्स का कंट्रीब्यूशन 1/8। इसका बात करें 1/8, इसका बात करें 1/8, इसका बात करें 1/8, 1/8, 1/8, सबका 1/8, सबका 1/8। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं सर। तो अगर मैं सिंपल क्यूबिक सेल जिसको हम लोग SCC भी बोलते हैं, उसमें बात करूं कि इसका जेड इफेक्टिव नंबर, सिंपल क्यूबिक सेल का जेड इफेक्टिव नंबर कितना होता है, ये मैं फाइंड करना चाहूं तो कैसे करूंगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है उसमें कितने लेटाइस पॉइंट होते हैं कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे जो होते हैं, कॉर्नर पे 8 लेटाइस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, और जो कॉर्नर पर जो लेटाइस पॉइंट है प्रेजेंट, उस कॉर्नर पर लेटाइस पॉइंट जो प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितना होता है? तो कंट्रीब्यूशन इसका अगर हम बात करें, कंट्रीब्यूशन यानी योगदान
वो कितना होता है, वो इस यूनिट सेल में 1/8 होता है। जैसे मैं पिज्ज़ा की बात किया, एक पिज्ज़ा में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। मैंने अभी एक बड़ा सा पिज्ज़ा लिया था, 8 स्टूडेंट में मैंने डिवाइड करवा दिया था। एक स्टूडेंट से मैं पूछ रहा था, भाई तुमको कितना मिला इस पिज्ज़ा का, बड़े से पिज्ज़ा का तुमको कितना भाग मिला, तो वो बोला 1/8। तो बात तो यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ भी तो वही हो रहा है। ये यूनिट सेल में जो लेटाइस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है, यानी एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन है इस वाले यूनिट सेल में, वो 1/8 ही होता है। अब बाकी का जो पार्ट है वो अलग अलग दूसरे यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट हो रहा होता है। तो 1/8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। तो आप टोटल इसको करोगे, लेटाइस पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेटाइस पॉइंट है लेटाइस पॉइंट है 8 और कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 होता है कंट्रीब्यूशन। एटम्स हम फाइंड करना, हम जेड इफेक्टिव फाइंड करना चाह रहे हैं। तो 8 से 8 तो कट गया, बचा कितना 1। तो जो जेड इफेक्टिव, जो पहले अब हम एटम बात करें तो एटम कितने होंगे, पूरे यूनिट सेल में एटम की संख्या कितनी होगी, 1/8 1/8 1/8 1/8 और यहां भी 1/8, वेरी सॉरी 1/8 1/8 1/8 पूरा को आप ऐड कर दोगे तो आपको पता चलेगा भाई टोटल अगर एटम की बात करें, टोटल एटम मिला के एक ही यहां पर एटम है। जैसे मैंने एक बड़ा सा पिज्जा सभी स्टूडेंट के हाथ में दे दिया, 8 स्टूडेंट के हाथ में दे दिया और सभी से मैं छीन लूंगा और फिर से उसको लगा दूंगा तो एक बड़ा सा पिज्जा बन जाएगा। सिमिलरली बात यहाँ है ना, जितने एटम्स कंट्रीब्यूट हो रहे हैं वो सारे एटम को हम एक जगह लगा देंगे तो मेरे को एक बड़ा सा एटम, एक ही एटम मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो पूरा यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन सिंपल क्यूबिक सेल का कितना होता है, एक ही एटम मिलेगा, यानी इसका जेड इफेक्टिव नंबर कितना होगा, एक ही होगा। बस खत्म, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो सिंपल क्यूबिक सेल में आपसे पूछा जाएगा भाई कितना एटम्स है, कितना कंट्रीब्यूशन है एटम्स का, तो वो एक ही एटम है, जेड इफेक्टिव नंबर भी एक ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अब इसको मिटाता हूं, आगे बढ़ता हूं, समझ में आ रही होंगी बातें। चलो, सिंपल क्यूबिक सेल अगर कंप्लीट हो गया तो आप बॉडी पे आते हैं, नहीं बॉडी से भी पहले फेस पे आते हैं। फेस सेंटर्ड यानी एफसीसी की बात कर लो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की। तो बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं सर इसको आप हटा दो, है ना, ये तो सारे बच्चे समझ ही गए होंगे। तो मैं हटा दे रहा हूँ, सबको मैं मिटा दे रहा हूँ। मिटा दिया सर, मैंने मिटा दिया। चलो काम तो यहीं से बन जाएगा, तो क्यों भाई बार बार ड्रॉ करना। चलो, कॉर्नर्स पे 8 लेटाइस पॉइंट होते हैं। एफसीसी आपको पढ़ाया था, एफसीसी में क्या होते हैं, कॉर्नर पे 8 लेटाइस पॉइंट होने चाहिए। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल तरह का यूनिट सेल बनने के लिए कॉर्नर्स पे 8 लेटाइस पॉइंट होने चाहिए, तो 8 लेटाइस पॉइंट है। उसके साथ साथ फेसेस पे 6 लेटाइस पॉइंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक क्यूब की तरह ये दिख रहा है और क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस, हर एक फेस पर एक एक लेटाइस पॉइंट होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है भाई कि फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। क्या बोला? फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। सपोज जिस रूम से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उस रूम में देखिए, दीवार पे आपका नज़र होना चाहिए। दीवार पे आपका नज़र इस दीवार पे होना चाहिए। बीचों बीच आप क्या करो, एक एटम ले लो और उस एटम को बीचों बीच दीवार में रख दो, बीचों बीच दीवार में रख दो। और आपके उस दीवार के बगल में एक और दीवार है, यानी एक तो इधर से दीवार होगा और एक उधर से दीवार होगा। तो वो कितने से कंट्रीब्यूशन में है, यानी कितना कंट्रीब्यूशन है उसका, 1/2। कितना? 1/2। देख लो ना, अगर कोई लेटाइस पॉइंट यहां है तो इसके बगल में जो यूनिट सेल होगा तो वो तो समझ रहे हो आप, वो वही तो सटेगा उससे, और तो कोई सटेगा नहीं। वही घर वाला बात बोला मैं, यहां जो दीवार है इस दीवार पे आप कोई एक एटम रखोगे तो उसके बगल वाला जो दीवार होगा उसी से वो कांटेक्ट में आएगा।
और तो किसी से आ नहीं सकता ना। बस तो हमारा जो फेस का कंट्रीब्यूशन होता है, फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है, फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है। तो फेस है, फेस 6 होते हैं, 6 फेस पर एक एक एटम होगा, है ना। तो 1 2 3 4, एक अग्गू और एक पिच्छू, 6 हो गए। बहुत बढ़िया सर। तो आप बताओ सर लेटाइस पॉइंट है कितने? बहुत सारे लेटाइस पॉइंट है, 14 लेटाइस पॉइंट है। तो 8 जो है लेटाइस पॉइंट कॉर्नर पर है। कॉर्नर पर अगर बात कर ले सर, तो कॉर्नर पर जो है 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, और है कितना लेटाइस पॉइंट? 8 है। तो यहाँ से कट के आपको 1 आ गया, ये कट के 1 आ गया, 1 एटम, कॉर्नर मिला के 1 एटम होंगे। ओके, फेस मिला के कितने एटम होंगे? फेस तो कितने हैं, देखो फेस कितने हैं, फेस कितने हैं? फेस 6 हैं। कंट्रीब्यूशन पहले लिखता हूँ, फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। फेस हैं कितने? 6 फेस हैं। ये कट के कितना देगा? 2 3 जा 6। तो हम लोग का यहाँ पर 3 एटम हो गए, 3 एटम्स। तो ये दोनों मिला के अगर हम बात करें कितना एटम्स हो गया? फेस का और कॉर्नर का दोनों एटम मिलाएंगे तो पता चलेगा हम लोग का एटम कितना है? 4 एटम्स। एटम्स कितने आए? 4। तो ये एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे? फेस सेंटर्ड में वो अगर 4 होंगे तो जेड इफेक्टिव नंबर भी 4 ही होगा। इस तरह से होता है। सिमिलरली बॉडी सेंटर्ड का भी हो जाएगा। बॉडी में क्या होता है? फेस पे कुछ, बॉडी में भाई फेस पे थोड़ी होता है। इस सबको मिटा दीजिए। बॉडी की बात करूं, ये नोट करते जाइए, नोट करते जाइए। कर लिए? आई थिंक नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर हम बॉडी की बात करें, चलो मिटा दूं, बॉडी की बात करता हूं, इसको मिटा देता हूं। चलो भाई मेरे बच्चों, मजा आ रहा है? हाँ सर, हाउ इज द जोश? यस सर। चलो बॉडी सेंटर्ड, BCC, फेवरेट वर्ड BCC है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। कैसे बनता है बॉडी सेंटर्ड? तो सर कॉर्नर पे 8 लेटाइस पॉइंट होने ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है सर। उसके साथ साथ एक लेटाइस पॉइंट बॉडी में, यानी बॉडी में होना चाहिए, इसके अंदर में, है ना। एक लेटाइस पॉइंट बॉडी में होना चाहिए। बॉडी में कितने लेटाइस पॉइंट होने चाहिए? 1 लेटाइस पॉइंट होने चाहिए। बहुत बढ़िया। तब अगर इस तरह का कंडीशन होगा, 8 कॉर्नर्स पे होंगे लेटाइस पॉइंट और एक बॉडी पे होगा, तो वो हम लोगों का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहलाएगा। तो इसमें अगर हम जेड इफेक्टिव नंबर निकालना चाहते हो तो कैसे निकालेंगे? तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। कितने कॉर्नर? 8। टोटल कितना एटम? 1 एटम। अब देखो एक एटम बीच में, और बीच में तो अब कोई चीज़ बीच में आ जाएगा, कोई चीज़ बीच में है, कहीं नहीं है, ना इधर है, ना इधर है, ना उधर है, ना किधर है, मतलब कहीं नहीं है, एकदम बीचों बीच में है। तो कोई चीज़ अगर बीचों बीच में रहेगा तो वो किसी के कांटेक्ट में आएगा? किसी के टच में आएगा? नहीं आएगा। जैसे आप घर के अंदर हो, आप जब तक घर के अंदर रहोगे आप, तो क्या आप किसी से मिल सकते हो? किसी से टच में जा सकते हो? नहीं जा सकते। ठीक है, वही बात होता है कि कोई इंसान अगर घर के अंदर है, बीचों बीच है, एकदम घर के अंदर और कहीं नहीं जा रहा, वो हिल भी नहीं रहा, और घर पूरी तरह से क्लोज्ड है, तो क्या वो इंसान किसी से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। किसी से टच हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वही बात इस एटम का है। इसके ऊपर भी यूनिट सेल होंगे, इसके दाएं भी होंगे, बाएं भी होंगे, नीचे ऊपर सब जगह होंगे, लेकिन ये जो एटम है ना, वो किसी के टच में नहीं जाएगा, वो किसी और एटम के टच में ये नहीं जाएगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन तो अकेला ही हो गया ना ये। तो ये पूरा एटम जो है कंट्रीब्यूट करेगा इस यूनिट सेल में। इस यूनिट सेल में इस एटम का पूरा कंट्रीब्यूशन होगा, पूरा एटम होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, बॉडी पर जो एटम होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन पूरा होता है, पूरा कंट्रीब्यूशन। तो ये 1 हो गया, 1 एटम। तो इधर 1 एटम और 1 एटम मिला के कितना हो गया? 2 एटम, 2 एटम्स। जेड इफेक्टिव नंबर कितने होंगे? वो कितने होंगे? 2 हो जाएंगे।
उसी तरह से हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसका, ये तो BCC का हो गया। उसी तरह से हम लोग का होता है ECC, लिखते जाना आप ECC, इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड में क्या होता है, 8 तो कॉर्नर्स पे होंगे ही, और उसके साथ साथ फेसेस पे 2 होंगे, जो हम लोग के फेसेस होते हैं उस पे 2 होंगे अपोजिट साइड में। एक अगर यहाँ डाल दिया आप, यहाँ आप अड्डे डाल दिया, तो एक यहाँ डाल दो, कर लो आप। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन मिला के 1 एटम तो हो ही गया। उसके साथ साथ फेसेस की बात करो, फेसेस की बात करो तो यहाँ पर 2 ही फेस पे, अभी फिलहाल में 2 ही फेस पर यहाँ पर एटम दिख रहे हैं, और फेसेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। फेसेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, और है कितने, 2 हैं, तो ये कट के आपको 2 ही देंगे। तो यहाँ से भी 1 ही एटम आपको मिला, तो यहाँ मिलाकर इसका भी 2 ही एटम का कंट्रीब्यूशन हो गया। इसका भी अगर आप जेड इफेक्टिव नंबर कैलकुलेट करोगे तो आपको 2 ही आएगा। बात तो समझ में आ ही रही होगी।